नमस्कार, मैं सुगंधा शर्मा, फिजिक्स लेक्चरर ANGIC चकिया चंदौली। आज क्लास 10th का दूसरा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? इसके पहले आपने परावर्तन के बारे में पढ़ा। अब इस टॉपिक में आपको प्रकाश का अपवर्तन बताया जाएगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय जब प्रकाश की किरण का मार्ग विचलित हो जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसको आप फिगर में भी देख सकते हैं, जैसे कि ये आपकी प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है और प्रकाश की किरण आ रही है और एक पारदर्शी सतह है, ये इससे अपवर्तित हो रही है। ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। ये आपका पहला माध्यम है, ये आपका दूसरा माध्यम है। और ये दोनों माध्यमों को ये सतह, पारदर्शी सतह अलग करती है। जैसे पानी या जल, पानी और जल, वायु अथवा वायु और जल। जैसे पहला माध्यम आपका वायु हो गया तो दूसरा माध्यम आपका जल हो गया। तो दोनों अलग अलग माध्यम हैं, वायु और जल। और इस तरह से आप जो है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। अब यह किस दिशा में मुड़ती है, यह माध्यम पर डिपेंड करता है, रंग पे भी डिपेंड करता है। तो सबसे पहला है कि यह जब हम विरल से सघन माध्यम में जाते हैं, जैसे आपका पहला माध्यम अगर विरल है, दूसरा माध्यम आपका सघन है, तब जब विरल से सघन माध्यम में जाएगी तो ये देखिए, ये आपका अभिलंब है। अभिलंब है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। लेकिन अगर सघन से विरल में जाती है, जैसे मान लीजिए कि पहला माध्यम आपका सघन हो गया, अब पहला माध्यम क्या हो गया, सघन, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, विरल, विरल हो गया। तब क्या होगा, जब यह सघन से विरल में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हटती है, मतलब यह कोण जो है आपका थोड़ा बड़ा बनेगा जब सघन से विरल में जाएगी। लेकिन जब विरल से सघन में जाएगी तो यही कोण आपका थोड़ा छोटा बनेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। और यह माध्यम पे आपको बता दिया गया कि कब अभिलंब से दूर हटती है या कब अभिलंब के पास जाती है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, परंतु जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपका था प्रकाश का अपवर्तन। अब आपको आपतन कोण, अपवर्तन कोण के बारे में बताया जाएगा। तो ये आपका आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम आपतन कोण कहते हैं। और इसी तरह अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, हम अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इस तरह से आपतन कोण, अपवर्तन कोण आपको बताया जा चुका है।
अभिलंब क्या होता है? अभिलंब जो है वह पारदर्शी सतह से यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वही क्या हुआ आपका अभिलंब हो गया। और आपतित किरण आपको बता दिया गया था, अपवर्तित किरण आपको बता दिया गया था। आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन तल, तो अभिलंब तथा आपतित किरण युक्त समतल को हम आपतन तल कहते हैं, और इसी तरह से अभिलंब व अपवर्तित किरण युक्त समतल तल को हम अपवर्तन तल कहते हैं। सिंपल है। ये आपका जिसमें आपतित किरण हो और अभिलंब हो वह क्या है आपका आपतन तल हो जाएगा, जिसमें अपवर्तित किरण हो और अभिलंब हो वह क्या है आपका अपवर्तन तल हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए, अपवर्तन के उदाहरण जो कि इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। और अपवर्तन के उदाहरण, प्रकाश का अपवर्तन आपको परिभाषा दी जाती है एग्ज़ाम्स में, और उसके उदाहरण भी बोले जाते हैं लिखने को। साथ ही अपवर्तन के 2 नियम हैं वह भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम उदाहरण के बारे में जानते हैं। तो उदाहरण आप देखिए कि जब एक पेंसिल को पानी से भरे ग्लास में हम रखते हैं तो पेंसिल टेढ़ा दिखता है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। इसी तरह जब एक सिक्के को पानी से भरे टब में रखा जाता है तो सिक्का टब की तलहटी से थोड़ा ऊपर दिखता है। यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। और सूर्य उदय से पहले सूर्य का दिखाई देना, यह भी एक प्रकाश के अपवर्तन का ही उदाहरण है। जो एक्चुअल टाइम है सनराइज़ का, उससे 2 मिनट पहले सनराइज़ होता हुआ प्रतीत होता है। यह भी एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। इसी तरह से तारों का टिमटिमाना भी प्रकाश के अपवर्तन का ही एक उदाहरण है। तो पहले 2 उदाहरण हम देखते हैं, जिसमें आपको ये देखिए, ये पेंसिल है। जब हम इसको पानी से भरे ग्लास में डालते हैं तो यह थोड़ी सी किनारों पर ये मुड़ी हुई दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि पेंसिल टूट गई है। तो यह देखिए कि आप प्रकाश जो है वह, इससे यह पता चला कि जब विरल से सघन माध्यम में जा रहा है तो प्रकाश की किरण कुछ मुड़ जा रही है, और इस प्रकार से हमें पेंसिल कुछ टूटी हुई दिखाई दे रही है। तो यह भी आपका एक प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अब इसी तरह से ये एक सिक्का है। सिक्का को अगर हम नॉर्मली ज़मीन पर रख करके देखेंगे तो हमें सिक्के की जो हमारी आँख से जो दूरी है वह आपकी रियल हाइट होगी। लेकिन जब हम उसी सिक्के को पानी से भरे टब में से देखते हैं तो वो सिक्का हमें कुछ ऊपर उठाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन है। और जब कोई भी आपका लाइट है जो है आपका, वह जब सघन से विरल में जाता है तो वह अभिलंब से दूर हटता है, या विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो इस तरह से हमको उसकी आभासी गहराई कुछ कम प्रतीत होती है। तो यहाँ पे है जो लाइट है जो विरल से सघन में जा रही है, तो हमें क्या हो रहा है कि वह अभिलंब की ओर झुक जा रही है। तो हमें क्या हो रहा है, इसका आभासी गहराई कुछ कम प्रतीत हो रहा है, या अपरेंट साइज कुछ कम प्रतीत हो रहा है, अपरेंट हाइट इन कंपैरिजन टू एक्चुअल हाइट। अब आप देखिए कि कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच का आयताकार स्लैब का मतलब ये हुआ कि जो आपका ग्लास होता है वो ग्लास स्लैब है,
और आयताकार है वो। आयताकार का मतलब आप सब समझते ही होंगे। और उससे जब हम लाइट जब उस आयताकार स्लैब से जब गुजरती है तब क्या होता है। तो इसके पहले हम इसको फिगर को देखेंगे। तो ये देखिए, ये आपका कांच है और ये आपका वायु है। कांच का स्लैब है ये, और यहाँ से ये आपकी लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। तो जब इसके इंटरफेस पे जब हम जाते हैं, तो क्योंकि ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है, विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस तरीके से हमारा I1 कोण हो गया, ये R1 कोण हो गया। और अब इस इंटरफेस की अगर हम बात करें तो ये सघन से विरल में जा रही है, तो सघन से विरल में जब जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो इस तरीके से यह अभिलंब से दूर हट गई। तो यहाँ पर आपका कोण बना I2 व R2। आपतन कोण बना I2 और अपवर्तन कोण बना R2। तो जब हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये पाते हैं कि ये जो आपकी निर्गत किरण है GH, वह जो आपका ये आपतित किरण था इसके पैरेलल में है। इसके क्या है? पैरेलल में है, समानांतर है। और अर्थात जब हम स्लैब के एक सिरे से दूसरे सिरे में जब जाते हैं तो प्रकाश की किरण का इसको बोलते हैं हम पार्श्व विस्थापन, लैटरल शिफ्ट ऑफ लाइट। लैटरल शिफ्ट ऑफ लाइट हम बोलते हैं इसको, प्रकाश का पार्श्व विस्थापन। अर्थात जो आपकी निर्गत किरण है, ये आपकी निर्गत किरण है, ये आपकी निर्गत किरण है और ये आपकी आपतित किरण है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो ये भी आपके कोर्स में है। और हाँ, तो ये क्यों एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ भी आपका वायु मीडियम है और यहाँ भी आपका वायु मीडियम है और ये आपका कांच मीडियम है। तो इस तरीके से ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइट होती है। और लाइट जो होती है, ये वाली लाइट का केवल पार्श्व विस्थापन होता है, लैटरल शिफ्ट ऑफ लाइट। तो यह जो है आपको कभी कभी पूछ देता है एग्ज़ाम में कि प्रकाश का पार्श्व विस्थापन क्या है। और जब आयताकार स्लैब से जब हम कांच को गुजारते हैं तो प्रकाश की किरण का क्या होता है, प्रकाश की किरण क्या मुड़ती है अर्थात या फिर सीधी चली जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ, इस प्रकार से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर निकलती है और प्रकाश किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। और अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि I1 इक्वल टू R2 के, I1 इक्वल टू R2 के, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे? सेम होंगे। ये भी कभी कभी पूछ देता है, तो आपको पता होना चाहिए। और हाँ, तो अब आपका है प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं। आपके प्रकाश का परावर्तन पहले बताया गया, फिर उसके उदाहरण बताए गए, फिर कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन भी आपको दिखाया गया। अब अपवर्तन के दो नियम बताने हैं आपको। तो पहला नियम ये देखते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो सबसे पहला फिगर देखेंगे इसके लिए।
तो ये आपका आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में हैं। और दूसरा नियम यह है कि प्रकाश के निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को हम स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। और तो ये दूसरा नियम आप देखते हैं, ये आई जो था ये आपका आपतन कोण था, आर जो था आपका अपवर्तन कोण था। तो इस तरह से साइन आई व बटे साइन आर इक्वल टू स्थिरांक के होता है। और यह कोण कितना होना चाहिए? 0 से बड़ा व 90 से छोटा होना चाहिए। तो ये आपका स्नेल का नियम है। और ये जो स्थिरांक है, ये स्थिरांक को क्या कहते हैं? हम दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? n21। n21 का मतलब ये हुआ दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। n21 बराबर साइन आई बटे साइन आर। हाँ, तो अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का वह गुण होता है जिसके आधार पर हम उस माध्यम में प्रकाश किस वेग से गति करेगा यह निर्धारित होता है। तो अपवर्तनांक एक्चुअली ये होता है कि यह प्रकाश किरणों के मुड़ने की क्षमता को बताता है। बहुत ही सरल डेफिनेशन है, प्रकाश किरणों के मुड़ने की क्षमता को यह दर्शाता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपके दो प्रकार के हो सकते हैं, जैसा कि आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है और सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो सबसे पहले हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं। और निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण वायु के किसी माध्यम से में गति करती है तो हम वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक ही निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। जैसे अगर किसी माध्यम का हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक हम वायु के सापेक्ष निकालते हैं, क्योंकि वायु का हम अपवर्तनांक मानते हैं 1 के। इस तरीके से हम अपवर्तनांक निकाल लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हाँ, सबसे पहले ये जान लीजिए कि यह एक अदिश राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह एक तुलनात्मक राशि है और यह मात्रक तथा विमाहीन राशि है। तो इस चित्र में आप देखिए, ये आपका माध्यम 1 है, ये आपका माध्यम 2 है, ये I व R है। तो हम n21 कैसे लिखेंगे? तो n21 मैंने आपने बताया था कि n21 क्या है? दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। या फिर n21 को हम कैसे लिख सकते हैं? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, या n21 इक्वल टू v1/v2। अब इसी तरह से हमको n12 लिखना रहेगा तो हम इसका जस्ट उल्टा लिखेंगे। तो n12 इक्वल टू v2/v1। और अगर हमको निरपेक्ष अपवर्तनांक निकालना होगा तो हमको उसको, जैसे आपका माध्यम 1 निर्वात अथवा वायु है, तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा। तो nm को हम क्या लिख सकते हैं? c/v, जहाँ c क्या है? वायु में प्रकाश की चाल है, v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल है। अब
आप देखिए कि कुछ माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक दिए गए हैं। जैसे वायु है तो वायु का अपवर्तनांक 1 है, बर्फ़ का अपवर्तनांक 1.31 है, जल का है 1.33, अल्कोहल का है 1.36, केरोसिन का है 1.44। अब यहाँ से आप देखिए कि केरोसिन का जो है अपवर्तनांक वह जल के अपवर्तनांक से अधिक है। क्वार्ट्ज का है 1.46, तारपीन के तेल का है 1.47, बेंजीन का है 1.50, क्राउन कांच का है 1.52 और कनाडा बाल्सम का है 1.53, खनिज नमक का है 1.54, कार्बन डाइसल्फाइड का है 1.63, सघन फ्लिंट कांच का 1.65। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि क्राउन कांच व फ्लिंट कांच में किसका अपवर्तनांक ज़्यादा है, तो हम ये जानते हैं कि फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक अधिक होगा। रूबी का अपवर्तनांक है 1.71, नीलम का है 1.77, हीरा का है 2.42। अब सापेक्ष अपवर्तनांक में आते हैं। तो सापेक्ष अपवर्तनांक आपको बताया गया था n/1। n/1 को हम क्या लिख सकते हैं, V1/V2। उसी फॉर्मूले से जो हम लिखे थे n1 जो हमने लिखा था यहाँ पर n/1 = V1/V2 और n = C/V। तो n/1 = V1/V2, जहाँ V1 क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है, तथा V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। तो इस तरीके से ये n/1 क्या हुआ, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। जैसे माध्यम का ताप बढ़ाने पर उस माध्यम का अपवर्तनांक घटता है, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा रंग पर भी यह अपवर्तनांक निर्भर करता है। यह 3 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और माध्यम की प्रकृति पर भी अपवर्तनांक निर्भर करता है। अर्थात मान लीजिए कि आपने यहाँ पे देखा जल का अपवर्तनांक आपने देखा 1.33 है और केरोसिन का अपवर्तनांक आपने देखा 1.44 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जल का अपवर्तनांक माध्यम जल और केरोसिन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए उनके अपवर्तनांक भी अलग अलग हैं। अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा रंग पर भी यह डिपेंड करता है। तो यह आपको बताया जाएगा अभी। और सबसे पहले उसके पहले नोट देख लीजिए, यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशित सघन माध्यम का द्रव्यमान घनत्व भी अधिक हो। उदाहरण के लिए केरोसिन, जिसका अपवर्तनांक जल से अधिक है, जो आपने देखा अभी, जल की अपेक्षा सघन है। अर्थात अगर अपवर्तनांक अधिक है तो जाहिर सी बात है कि केरोसिन जो है वो जल की अपेक्षा सघन होगा, तभी उसका अपवर्तनांक अधिक है। परंतु उसका द्रव्यमान जो है, केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता है। अर्थात इस तरीके से हम यह बता सकते हैं कि यह जरूरी नहीं है कि जिसका द्रव्यमान घनत्व कम हो तो उसका अपवर्तनांक भी कम होगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व जल से कम है, परंतु जल से केरोसिन का अपवर्तनांक अधिक है। अब ये हम देखेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा रंग पर अपवर्तनांक कैसे प्रभावित करता है। तो n/1 =
V1/V2 आपने देखा, V1/V2। और N21 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N2/N1 भी लिख सकते हैं, N2/N1 भी लिख सकते हैं। और N2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, N2 क्या मान सकते हैं हम, दूसरे माध्यम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अर्थात हम इसको C/V2 अपॉन C/V1 लिख सकते हैं। इस तरीके से हमने ये पाया N21 इक्वल टू V1/V2। अब N21 इक्वल टू V1/V2 इक्वल टू V इक्वल टू होता है N लैम्डा। तो इस तरीके से हम λ1/λ2 जो है वो प्राप्त करेंगे। λ1 अपॉन λ2 प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अपवर्तनांक जो है तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है, इस फॉर्मूले से। और हम ये भी जानते हैं कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है तथा नीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। और लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत अधिक होता है। तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा रंग पर भी अपवर्तनांक जो है वह निर्भर करता है। इस तरह के फॉर्मूले आपके कोर्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसका अच्छे से अध्ययन करें। धन्यवाद।